वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान का अपना प्रैक्टिस सेट 3 कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 किया हुआ है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके इसको बताइए, ठीक है, ताकि ये सीरीज लगातार आपकी चलती रहे। पहला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी अधातु, ठीक है, यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखना कि ये अधातु पूछा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता क्या धातु, तो आपका आंसर क्या होता है, वो होता है आपका Hg, यानी कि मरकरी होता है, पारा, ठीक है। लेकिन अधातु क्या होती है जो तरल अवस्था में होती है, वो होती है आपका ब्रोमीन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो ये सभी आपके जल ही हैं, ठीक है। इन सभी जल में कौन सा जो है सर्वोत्तम चालक होता है विद्युत का, वो आपको बताना है। साधारण जल होता है, या फिर उबला हुआ जल, या फिर समुद्री जल, या फिर आसुत जल। आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर जो होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम चालक विद्युत का कौन होगा, तो वो होगा हमारा समुद्री जल। क्यों होगा, क्योंकि समुद्री जल में जो है लवण घुले होते हैं, और जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अलग अलग होकर के विद्युत की प्रवाहन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये आपका कौन सा सबसे अच्छा होता है विद्युत, सर्वोच्चम विद्युत चालक कौन है जलों में, वो है आपका समुद्री जल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। तो विद्युत चुंबक को किससे तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है। नरम लोहे से बनाते हैं हम, या फिर इस्पात से। तो इस लोहे और इस्पात दोनों से आपका चुंबक बनाया जाता है, याद रखिए ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विद्युत विद्युत चुंबक पूछा गया है, तो वो आपको बताना है कोबाल्ट से या फिर पीतल से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या आपका नरम लोहा, ठीक है ना। तो नरम लोहे से क्या बनाया जाता है, इससे हम जो है विद्युत चुंबक को तैयार करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक पॉइंट और आप याद रखना, क्या, कि जो लोहे के चुंबक होते हैं ये आपके अस्थाई होते हैं, ठीक है ना। लोहे के चुंबक कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं, जबकि इस्पात के चुंबक को क्या होते हैं, तो ये आपके स्थाई होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को किस में कंफ्यूजन होगा, ये आपका कैडमियम में कंफ्यूजन होगा कि ये है कि नहीं है। थोरियम, रेडियम, यूरेनियम, सबका नाम एक ही जैसा दिख रहा है, तो आपको बताना है कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो इसमें जो है आपका कौन सा नहीं है, तो वो है आपका कैडमियम, ठीक है ना। कैडमियम आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इससे जो है कोई भी किरणें जो है वेधी किरणें या नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो बाकी यूरेनियम, रेडियम और थोरियम क्या है, ये तीनों आपके रेडियोधर्मी तत्व हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वायु में वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। प्रतिध्वनि का मतलब आप जानते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो और यहाँ पे कोई दीवार है, तो आप यहाँ से जोर से चिल्लाओ और फिर वो ध्वनि जो है आपके पास यहाँ से लड़ करके फिर वापस आ जाए आपके पास। तो इसको आप चिल्लाते हो, कभी कभी आप जब दूर चिल्लाते हो तो आपको दो दो बार आवाज़ सुनाई देती रहती है, गूंजती हुई आवाज़ें, यही होता है प्रतिध्वनि। तो इसमें पूछा गया है कि न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए एक व्यक्ति और जो है किसी भी दीवार या फिर परावर्तक जो भी है आपका, जहाँ से लड़के आवाज़ वापस आ रही है उसके बीच में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में। इसका जो है आप आंसर डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका आंसर होगा 17.2 मीटर, ठीक है ना। 17.2 मीटर इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। तो 17.2 मीटर की दूरी, यानी कि इस व्यक्ति और इस दीवार के बीच में जो है कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, बाकी अधिकतम उससे आगे चला जाएगा तब भी जो है आपका प्रतिध्वनि आएगी आपके पास। तो ये वाला जो है आप याद रखना, 17.2 इसका जो है सही आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन, और प्रतिध्वनि क्या होता है, देखिए अगर आप इसको इन टर्म में समझना चाहें तो ध्वनि तरंगें जब दूर स्थित किसी दृढ़ सतह से टकरा करके वापस लौटती हैं तो कान पर कुछ समय अंतराल में वही ध्वनि दो बार सुनाई पड़ती है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, ओके। और न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, अगर कम से कम दूरी पूछी जा रही है तो 17.2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो जीवों की आंतरिक संरचना जो है किसमें होती है आपकी, शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, पेडालॉजी, या फिर मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शरीर रचना विज्ञान, यानी कि जो अनाटॉमी होता है
यही आपकी जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। ठीक है, बाकी पेडोलॉजी के बारे में, आप कृषि विज्ञान तो आप सब जानते हो कृषि से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है आपका सॉइल यानी कि मिट्टी से संबंधित जो है जो अध्ययन होता है वो होता है। मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आपके मानव का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ, वो आपका मानव विज्ञान है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तब वह कैसा दिखाई पड़ता है। यानी कि कोई लाल रंग का गुलाब है, ठीक है, इस तरह से गुलाब का फूल है, इसको नीले रंग के फिल्टर से हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। ठीक है, आगे फिल्टर लगा हुआ है नीले रंग का, तो ये गुलाब का फूल जो है ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये आपका काला दिखाई देगा, ये आप याद रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काला। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका नीला रंग होता है, जो फिल्टर लगा होगा नीले रंग का, ये जो है पूरा प्रकाश को जो है लाल रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसीलिए क्या होगा, आपका ये काला रंग का गुलाब का फूल दिखेगा। ठीक है ना, जब आप नीले फिल्टर से देखोगे तब की बात कर रहा हूँ। और इसमें देखिए एक सिंपल सा जो है साइंस होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे कि कोई वस्तु में जो रंग दिखाई देता है, यानी कि किसी वस्तु का रंग, जैसे कि गुलाब का फूल अगर लाल है तो वो लाल रंग को उत्सर्जित करती है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्सर्जित करती है या फिर अवशोषित करती है। तो वो लाल रंग को उत्सर्जित करेगा, इसीलिए आप उसमें केवल लाल रंग को देखोगे। अगर कोई जो है आपका पीला रंग है तो वो पीले रंग को उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, और यदि कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है, उत्सर्जन का मतलब वो चीज़ बाहर आ रही है। ठीक है, अवशोषित कर मतलब कोई भी चीज़ को वो ऑब्जॉर्व कर ले रही है पूरा का पूरा। और अगर सभी रंगों को, यानी कि जो दृश्य प्रकाश होते हैं उसमें सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी, तो वो वस्तु काली दिखाई देगी। ठीक है, जो रंग उत्सर्जित होता है वही रंग जो है उस वस्तु का होता है, जो आप देखते हो अपनी आंखों से। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको मैं डेली लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इसका जो सही आंसर होता है वो क्या होता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका अस्थाई और अस्थाई कठोरता दोनों को दूर करने के लिए आपका कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। इसी को जो है आप क्या बोलते हो, इसी को आप धावन सोडा बोलते हो। ठीक है ना, धावन सोडा बोलते हो आप। तो इसी को वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो जल को मृदु बनाने के लिए, यानी कि आपका जो कठोर जल है उसको मृदु बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, आपका वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। ठीक है, इसको डाल करके उबाला जाता है, जिससे स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है जल की। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का नाम है, ये भी आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी कौन होगी, तो वो होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपकी थायराइड ग्रंथि है। अगर आपको पता हो कि सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा होता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, ये आपका थायराइड ग्रंथि है, और इससे जो है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन भी निकलता है इसी से। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी को जो है अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसका नाम क्या है, अवटु ग्रंथि है। इसी को जो है इंग्लिश में थायराइड ग्रंथि लिखा होता है। एग्जाम में आपको थायराइड और अवटु दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन वैसे भी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। खाना पकाने के गैस में किसकी अधिकतम मात्रा रहती है? तो खाना पकाने का गैस आप जानते हो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है आपका, एलपीजी, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें किसकी अधिकतम मात्रा होती है? इसमें जो है मात्रा किसकी किसकी होती है, ब्यूटेन होता है इसमें, और ब्यूटेन के साथ क्या होता है इसमें, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ये आपका मिलके बना होता है आपका एलपीजी। ठीक है, तो इसमें जो ब्यूटेन की मात्रा होती है ये आपकी सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इसमें ब्यूटेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन से मिल करके ये आपका एलपीजी बना रहता है। ठीक है ना, तो ये वाला जो है आपका सही आंसर हो गया पहला, ब्यूटेन। ये आपका ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोपेन कम मात्रा में होता है, ब्यूटेन आपका ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अधिकतर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा रोग जो है किस अंग से जो है संबंधित होता है। ठीक है ना, तो अल्जाइमर रोग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो ये होता है आपका मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित होता है, ये आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है, यानी कि आपके माइंड से। ओके,
तो इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी याददाश्त जो है कमज़ोर हो जाती है, और ये अधिकतर 45 वर्ष के बाद ही जो है लोगों को होता है, ठीक है ना। मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपके प्राइमरी कलर्स की बारे में बात हो रही है, ठीक। तो ये आपके मुख्य कलर होते हैं जिनसे जो है अन्य कलर्स का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, लाल पीला नीला, लाल मैजेंटा नीला, लाल सफ़ेद हरा, या फिर लाल हरा नीला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो लाल हरा नीला यही आपके प्राइमरी कलर होते हैं, इन्हीं कलर को मिला करके ढेर सारे कलर जो आपके होते हैं वो सब बनाए जाते हैं। तो यही आपके 3 प्राइमरी कलर हैं, इन्हीं से जो है मिला करके सारे कलर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सबको पता है, और इसका आंसर जो है बिना कुछ सोचे आप सीधा सीधा क्या लगाते हो, विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, आपका विटामिन बी थायमीन है, और ये आपका कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन सी का जो है वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसकी कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। तो यहाँ पे नाम आपका वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका खोज किसने किया था विटामिन सी की, तो वो की थी होलकट ने, और इसी को स्कर्वी रोग या फिर नाभिक रोग भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन सी को ही स्कर्वी रोग या फिर नाभिक रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन किसका अयस्क है, ये आपसे पूछा गया है। तो कैलामाइन के बारे में आप याद रखना कि कैलामाइन जो है ये अयस्क होता है आपका जिंक का, ठीक है। तो जिंक का अयस्क होता है आपका कैलामाइन, ठीक। तो जिंक यानी कि आपका जस्ता होता है। इसके अलावा जो है जिंक के कौन कौन से अयस्क होते हैं ये भी आप याद रखना। तो जिंक के इसके अलावा जो है आपके हो गए कैलामाइन तो हो ही गया, जेडएनएस इसको बोलते हैं, ठीक है। जिंक सल्फाइड आप कह सकते हो, मतलब कैलामाइन को ही जिंक सल्फाइड कहा जाता है। आपका जिंक ब्लेंड हो गया, जिंकाइट हो गया, ये आपके जिंक के हो गए। टीन का आप याद रखना कैसिटोराइट, ये भी आपसे पूछा जाता है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट और कीजेराइट। इसके अलावा तांबा का आपका जो पूछा जाता है वो आपका क्यूप्राइट अधिकतर पूछा जाता है। क्यूप्राइट आपका तांबा का हो गया। एजुराइट, कैल्कोपायराइट और कैल्कोसाइट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2-3 बार आप इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हमने जो है पढ़ा हुआ था किस वाले में। ओके। जब एक व्यक्ति किसी विशेष रंग को पहचानने में विफल रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? कल भी हमने ये क्वेश्चन लिया था कि जो है क्या कहा जाता है उसको, लाल और हरे रंग को जो नहीं पहचान पाता उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। या फिर वर्णांधता से जो रोगी होता है वर्णांधता का, वो किस रंग को नहीं पहचान पाता, तो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता, तो ये एक विशेष रंग को पहचानने में जो विफल रहता है उसको वर्णांधता कहते हैं। अंधापन तो बिल्कुल देख ही नहीं पाएगा, रतौंधी रात में नहीं देखता है। वर्णांधता का मतलब केवल 2 कलर यानी कि रेड एंड ग्रीन, ठीक है, इन 2 कलर में वो अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, कि कौन सा कौन कलर है, जिसको ये वर्णांधता रोग होता है। और ये भी आप याद रखेंगे, 2-3 पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे वर्णांधता के बारे में, कि वर्णांधता क्या है, कि यह एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। अनुवांशिक रोग है, आपका जेनेटिक रोग है ये, और इसका रोगी हरा और लाल रंगों में अंतर नहीं पहचान पाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह यक्स क्रोमोसोम से संबंधित रोग है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं आपके वर्णांधता में। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पे। रक्त क्या होता है? तो रक्त होता है आपका अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या फिर परिवर्तनीय। तो ये परिवर्तनीय तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ सही से इसके लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि रक्त क्या होता है, तो रक्त होता है आपका क्षारीय, ठीक है। तो ये आपका अम्ल और क्षार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो है आपका जो 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है वो आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 के जो आगे बढ़ता है जिसका जो है पीएच वैल्यू की बात हो रही है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका क्षारीय होता है। तो आपका जो रक्त होता है इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। कई बार एग्जाम में पूछी गई, इसकी डायरेक्ट पीएच वैल्यू पूछ ली जाती है। तो 7.4 इसका जो है पीएच वैल्यू होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और इसका पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे किस प्रकृति का होता है रक्त, तो रक्त एक क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा।
स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो यानी कि जो आकाश जब आप स्वच्छ आकाश को देखते हो तो वो आपको हल्का नीला रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है ना? तो वो किस वजह से होता है? प्रकाश के विवर्तन की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से या फिर प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो जो आपका स्वच्छ आकाश होता है वो दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है? इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हो आप। तो इसकी वजह से जो है क्या होता है कि धूल कणों से जो है मिल करके जो है आपका आकाश का रंग जो है क्या दिखाई देता है, वो आपका नीला दिखाई देता है, ठीक है? हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। तो यह प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट याद रखेंगे स्वच्छ आकाश को नीले दिखाई देने के लिए। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ठीक है ना? अपवर्तनांक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। वायु का होता है, जल का होता है, हीरे का या फिर कांच का होता है। तो आप याद रखना कि अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है वो होता है आपका हीरे का, ठीक है? हीरे का अपवर्तनांक होता है, ये आपका होता है 2.4, ठीक? तो 2.4 होता है इसका अपवर्तनांक हीरे का। तो ये आप याद रखना कि हीरे का अपवर्तनांक आपका सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो इनकी इकाई सेम है आपकी, कौन सी इकाई होती है आपकी? ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाता है फिजिक्स का, आपको पता होना चाहिए इसका इकाई हो क्या होता है। तो ये होता है आपका जूल, ठीक है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। आपको अगर पता हो कि वाट किसका जो है इकाई है तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है? वाट किसकी इकाई है? ओके, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या हो गई आपकी? ये जूल हो गई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो कौन सा एक ठोस पदार्थ है ये आपको बताना है। क्लोरोफॉर्म ठोस होता है, आयोडोफॉर्म ठोस होता है, इथाइल अल्कोहल या फिर ईथर। तो इथाइल अल्कोहल के बारे में आपने पढ़ा था कि ये क्या होता है आपका, ये आपका मादक पदार्थ होता है और इससे जो है अब हम जहाज जहाज के ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? इथाइल अल्कोहल के बारे में आपने पढ़ा था। तो इसमें जो ठोस होता है वो होता है कौन सा? वो होता है आपका आयोडोफॉर्म, ठीक है ना? आयोडोफॉर्म क्या होता है? ये ठोस होता है और यह एक कीटाणुनाशक है। ये भी आप याद रखना कि यह एक तीव्र कीटाणुनाशक है। यह एक पीला ठोस विशेष गंधयुक्त अस्थिर पदार्थ होता है। ओके, आयोडोफॉर्म। तो इसी के साथ ये वाला हमारा प्रैक्टिस सेट 3 के 20 क्वेश्चंस हम कंप्लीट होते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को आप क्या करेंगे कि शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो भी कोई भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है? आपका जो भी ग्रुप बना हो, वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और कुछ ना कुछ जो है आप लोग कमेंट्स भी कर दिया करें जो आपको लगता हो, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और बढ़